फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का विषय हम लोगों ने रखा है भाषा की राजनीति और सांप्रदायिकता। जो लोग साहित्य, कला, संस्कृति और भाषा के आंदोलनों का अध्ययन करते रहे और उससे जुड़े रहे हैं, वे लोग बहुत सारी भाषा की राजनीति से जुड़ी हुई जटिलताओं को जानते हैं। उसमें अनेक लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे फेसबुक में दोस्त भी हैं। समस्या यह है कि ये जो भाषा का जो प्रश्न है, इस भाषा के प्रश्न को कैसे देखा जाए। भाषा के प्रश्न का मतलब सिर्फ खड़ी बोली हिंदी का प्रश्न नहीं है। आमतौर पर यह धारणा रही है कि भाषा का प्रश्न खड़ी बोली हिंदी का प्रश्न है और राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न और हिंदी की समस्या के तौर पर मैं सिर्फ भाषा की राजनीति को नहीं देखना चाहता। मैं प्राथमिक तौर पर बुनियादी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, भाषा का संबंध कम्युनिकेशन से है। और भाषा का संबंध अगर कम्युनिकेशन से है तो हमें यह देखना होगा कि क्या हमने भाषा को कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया है या भाषा को किसी और रूप में इस्तेमाल किया है या व्याख्यायित किया है। हमारे यहां भाषा की राजनीति जो लोग करते रहे हैं या भाषा को राजनीति से जो लोग जोड़कर देखते रहे हैं, उन लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। उसमें वे लोग भी हैं जो स्वाधीनता आंदोलन में हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, उसमें वे लोग भी हैं जो हमारे बहुत बड़े लेखक थे। उसमें वे लोग भी हैं जो कि तमाम किस्म के सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग रहे हैं। जाने अनजाने मैं ये नहीं कहता कि भाषा की कोई विचारधारा नहीं होती, भाषा में विचारधारा नहीं होती, भाषा विचारहीन होती है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हर भाषा में विचार होता है और हर विचार भाषा से ही व्यक्त होता है। इसलिए भाषा और विचार के बीच का एक अन्योन्याश्रित संबंध है। इस संबंध को हम मानते हैं। लेकिन भाषा की राजनीति के आधार पर जो बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारी धारणाएं हमारे बीच में आईं, वे अपने आप में प्रॉब्लमेटिक हैं, समस्या मूलक हैं। उनको स्वीकार करने में असुविधा है। मसलन ये एक अपने आप में एक सच्चाई है कि जब आधुनिक काल शुरू हुआ, आधुनिक काल के साथ में जो नया आधुनिक भारत बनाने के लिए जो प्रयास शुरू हुए, उस प्रयास के क्रम में जातीय भाषा की धारणा आई। और जातीय भाषा की जब धारणा आई तो जाहिर है कि नेचुरली इसके साथ में पॉलिटिक्स आई। सो नेशनलिटी की लैंग्वेज। सो भारत कैसा देश है? भारत क्या एक ही भाषा का देश है? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत सिर्फ संस्कृत वालों का देश है या भारत सिर्फ हिंदी भाषियों का देश है? नहीं। भारत लंबे समय से विभिन्न भाषा भाषियों का देश रहा है। यानी भारत की पहचान विभिन्न भाषाओं के आधार पर बनी है। भाषा के किसी एक रूप के आधार पर हिंदुस्तान की पहचान नहीं बनी है।
तो जिस देश में विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हों, वहां क्या यह संभव है कि भाषा की पॉलिटिकल कैटेगरी बनाई जाए, भाषा को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कैटेगराइज किया जाए और बात की जाए? अनेक इससे उलझने पैदा हुई हैं। हमारे यहाँ एक वर्ग रहा है जिसमें लोहिया प्रमुख रहे हैं और उनके अनुयायी सोशलिस्ट प्रमुख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा 60 के बाद के दशक में कई वर्षों तक अंग्रेजी हटाओ और हिंदी लाओ का आंदोलन चलाया। उसके पहले फ्रीडम मूवमेंट में तमाम लोग ये बार बार जोर देकर कहते रहे कि भारत के इंटीग्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी, इसलिए हिंदी बोलो। अब देखिए, दो एरिया हैं इसके। एक एरिया वह है कि जो किसी भाषा को बोलने वाले लोग हैं उनका समुदाय, यानी किसी भाषा विशेष के बोलने वालों का वाचिक समुदाय। एक एरिया वह है जहां के इस भाषा वाले और बोलने वाले दोनों का समुदाय। भारत को आप ऐसे भी लोग हैं जो कि लिखने बोलने के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, परफॉर्मेंस के काम करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मैंने ये बातचीत रखी, ये एरिया तो है ही डिबेट का। एक कॉमन सेंस में धारणा रही है और जनता में बड़ी जनप्रिय धारणा रही है कि शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए। जनप्रिय धारणा यह रही है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और इस पर बहुत एनर्जी हमारे दोस्तों ने खर्च की है, बहुत एनर्जी खर्च की है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भाषा का स्थान या भाषा की जगह, भाषा कहां रहती है, ये पहचानना जरूरी है। जैसे ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी, जिस पर एक मत होना बेहद जरूरी है कि भाषा का संबंध कम्युनिकेशन से है, संप्रेषण से है, उसी तरह यह चीज समझनी भी बहुत जरूरी है कि भाषा अगर है तो उसका स्थान कहां है, वो कहां रहती है। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको, कुछ दिन पहले ही घटना है। मैं फ्लाइट से कलकत्ता जा रहा था, मेरे पास में एक परिवार बैठा हुआ था, एक बच्चा था, उसके माता पिता थे। बच्चा मेरे बराबर वाली सीट पर था, तो बच्चे ने मुझसे हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। बच्चे की मां उसके पास ही बैठी थी, तो उसने बच्चे से कहा कि बंगलाई कथा बोलो, बंगलाई कथा बोलो, हिंदी कथा बोल बेना। बच्चा सुन ही नहीं रहा। तो मैंने पूछा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने कहा बच्चा कहाँ पैदा हुआ? बोले दिल्ली में पैदा हुआ। बोले जानते हैं ये बंगला बोलता ही नहीं है, ये जब मौका लगता है किसी हिंदी भाषी को देखता है हिंदी में शुरू हो जाता है। अब बताइए कब ये बंगला सीखेगा? माता पिता बंगला भाषी, माता पिता चाहते हैं, यानी जो लोग कहते हैं ना मातृभाषा और पितृभाषा, उनके लिए मैं बता रहा हूं समस्या कहां है। बच्चा पैदा हुआ है दिल्ली में, बच्चा बड़ा हो रहा है दिल्ली के बच्चों में, तो बच्चे की भाषा कौन सी होगी? मातृभाषा होगी या हिंदी भाषा होगी? अगर हिंदी भाषा होगी तो भाषा कहां रहती है? भाषा रहती है परिवेश में। मातृभाषा जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती, पितृभाषा जैसी भी कोई कैटेगरी नहीं होती। जिस भाषा को हम लोग बोलते हैं, जिस भाषा में हम लोग जीते हैं, वह भाषा कहां होती है? परिवेश में। और आप लैंग्वेज को आप हमेशा परिवेश में ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, आप किताब से नहीं सीखते। अब मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूं। दूसरा,
जिससे अब आप इस भाषा की जटिलता को और भाषा के अर्थ को समझ सकें। भाषा का अर्थ, भाषा में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनका अर्थ वह नहीं होता जो किताबों में होता है। भाषा का अर्थ बनता है जनता के व्यवहार में। ये जो हमारे यहां परंपरा रही है ना, कोई भाषा का शब्द समझ में नहीं आता है तो अर्थ देखना हो, डिक्शनरी देख लेना, जी नहीं। जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसके अर्थ की, शब्द के अर्थ की खोज कर रहे हैं, आप जानिए कि आम जीवन में उसका अर्थ क्या है। मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं, बहुत मजेदार अनुभव है ये। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब मैंने नए नए ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने, मैं बंगला नहीं जानता था, थोड़ी बहुत जानता था, ज्यादा बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैं श्याम बाजार से ट्राम लेके कॉलेज स्ट्रीट जाता था। पहले अपने दमदम पार्क से, अपने घर से बस से श्याम बाजार उतरता था और श्याम बाजार से मैं ट्राम लेता था। और ये मेरा दूसरा या तीसरा दिन था। मैं ट्राम ली और मैं ट्राम में चढ़ गया। अब ट्राम में जब मैं चढ़ गया तो मेरे पीछे, ट्राम सुबह यूनिवर्सिटी के टाइम पे पीक आवर्स, ऑफिस आवर्स है, उसमें भरी हुई थी एकदम। तो मेरे पीछे औरतें खड़ी हुई थी। विवेकानंद रोड आने के पहले उन औरतों ने, में से एक ने कहा, एक तू देखी। मैंने सुन तो लिया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो 15-20 सेकंड के बाद में एक दूसरी औरत ने कहा थोड़ा सा जोर से, एक तू देखी। तो मुझे लगा कि कुछ बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो मैंने कहा एक तू देखी बोल रही है तो पलट के देख लेते हैं। तो मैंने पलट देखा, पीछे 3, मैं जैसा था वैसे ही खड़ा रहा मैं। अब उन औरतों ने देखा कि बोलने के बावजूद ये बंदा समझ नहीं पा रहा है। तो तीसरी औरत ने जोर से कहा एक तो देखी। तब मुझे लगा कि मैं इस अर्थ, शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा हूं। और मैं खटाक से, मैं साइड देके एक तरफ हट गया और विवेकानंद रोड का जो मेट्रो स्टॉप आया ट्राम का, वो धड़ाक से रुकी वो मेट्रो वहां पे, और वो महिलाएं उतर गई। एक टू देखी, मैं उसका लिटरल सेंस में अर्थ ले रहा था कि लेकिन इसका मीनिंग यह था कि मुझे अर्थ बंगला में रोड पर सीखा। मैंने बंगला कभी पढ़ी ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं। सुन के इतनी अच्छी सीख गया कि कोई ने अच्छे से अच्छा व्यक्ति भाषण दे बंगला में सकता हूं। बनती कहां है? भाषा बनती है बाजार में। भाषा के बारे में बात करते समय उसके इस समाज के साथ जो कम्युनिकेशन के साथ संबंध को समझ, सो जो लोग वो ये चीज समझ कि मातृभाषा की हिमायत कर गलत रास्ते पर, तो न मातृभाषा होती है, रोज परिकल्पना कर। तो भाषा के वे रूप जो राजनीति से जुड़े हुए, राजनीति के प्रमुख रूपों के साथ जुड़े हुए, उन रूपों के बारे में हमें कभी ठंडे दिमाग विश्लेषण कर दिया जाएगा तो दिक्कत क्या होगी?
मैं पहले ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर राजनीति से साथ जोड़ेंगे तो भाषा विभाजन का काम करेगी। लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया वो तो भाषा जो है वो विभाजन का काम करेगी। और भाषा के बीच में आया हुआ विभाजन काम करता है। आप उसके तर्क देख, भाषा की राजनीति की बात कर रहे हैं ना, अगर हम भाषा की राजनीति में पहली चीज बुनियादी तौर पर यह माननी होगी कि भाषा को तौर पर तटस्थ होना चाहिए, बिना न्यूट्रल। आप भाषा उसका न्यूट्रल होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस 20वीं शताब्दी का पूरा फिनोमिना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के पर, यानी 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी, ये जो 200 वर्ष हैं, ये भाषा को राजनीति से किसी न किसी रूप में जोड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो नस्ल के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो भूगोल के साथ जोड़ते हैं। सो भाषा का जो इस तरह से जो संबंध विकसित हुआ, उस संबंध की आलोचना कैसे की जाए। पहली चीज जो कि सब लोगों को माननी चाहिए कायदे से, वो ये कि भाषाओं में समानता होती है। भाषा में छोटा बड़ा का भेद नहीं होता, हायरार्की नहीं। अगर मैं हिंदी के विकास के बारे में सोचूंगा तो मुझे उतना ही ब्रजभाषा के और अवधी और भोजपुरी के विकास के बारे में भी सोचना होगा। भाषा और बोलियों के बीच में वो समानता का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है। तो राजनीति का इस्तेमाल शुरू किया तो पहले जो कैजुअलिटी हुई, वो कैजुअलिटी हुई समानता के दृष्टिकोण की। हमने हिंदी के उत्थान के लिए जितनी मेहनत की, मदद की, क्या हमने दूसरी भाषाओं के लिए उतनी मदद की और संसाधन जुटाए? जी नहीं। तो भाषाओं के क्षेत्र में जो ही आप पॉलिटिक्स लेकर आएंगे, चाहे वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स हो, आपकी चाहे जितनी अच्छी मंशाएं, भाषा में राजनीति का दाखिल होना भाषा के बारे में असमानतावादी दृष्टिकोण पैदा करता है और भाषा की विभाजनकारी भूमिका निर्मित करता है, और यह बहुत खतरनाक चीज है। मसलन हिंदी में ये लोग, ऐसे लोग हैं, ऐसे लेखक हैं, ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने इस बात पर बार बार बल दिया है कि हिंदी को एक नेशनलिटी की लैंग्वेज के तौर पर देखा जाए। सवाल यह कि हिंदी को नेशनलिटी की लैंग्वेज के तौर पर देखा जाए, और वो खासतौर पर खड़ी बोली हिंदी को, तो बाकी भाषाओं को क्या करेंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र में बोली जाती हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र में उर्दू भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है, और भी भाषाएं बोली जाती हैं, राजस्थानी है, मेवाती है, तमाम भाषाएं हैं, हरियाणवी है। हिंदी के विकास पर जोर देने का अर्थ यह हुआ कि बाकी जो हिंदी भाषा और भाषाएं थी उनकी, और यही वजह है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ। और जो 3 राज्य बने,
उन 3 राज्यों के बनने के बाद में वहां पर नहीं है। कहीं छत्तीसगढ़ी पर जोर देने की बात हो रही है, कहीं संथाली पर जोर देने, कहीं कुमायूनी और गढ़वाली पर जोर देने की बात। तो हिंदी पर जोर देने के कारण हिंदी भाषी क्षेत्र में सामाजिक जो संबंध थे विभिन्न भाषाओं के बीच, वे संबंध मित्रतापूर्ण बने या वे संबंध और भाषा की जब आप पॉलिटिक्स करेंगे तो आप तय मानिए कि भाषा की जिस भाषा को आप उठा रहे हैं वह भाषा दूसरी भाषाओं के साथ शत्रुतापूर्ण ढंग से या प्रतिस्पर्धापूर्ण ढंग से पेश आएगी, छोटे बड़े या संख्या बल में ज्यादा में, इसके आधार पर वह पेश आएगी। एक छोटा सा उदाहरण और ले रहा हूं मैं इस जटिलता को समझने के लिए। एक जमाना था कि बंगाली भाषा का असम और उड़ीसा इन 2 राज्यों में बड़े पैमाने पर वर्चस्व था, क्योंकि यह बंगाल का हिस्सा थी। बंगला चूंकि नेशनलिटी की लैंग्वेज है, इसलिए नेशनलिटी की लैंग्वेज के कारण आपने दूसरी जो भाषाएं थीं जो बंगला के तहत थीं, बंगला के एरिया में आती थीं, आपने उन भाषाओं के प्रति समानतावादी दृष्टिकोण से नहीं सोचा। आज क्या स्थिति है? आज आसाम और उड़ीसा दोनों में आप जनता में जाइए, बंगला का जो वर्चस्व था, जिस वर्चस्व की वजह से उड़िया और असमिया के लोग अपने को प्रताड़ित महसूस करते थे, उपेक्षित महसूस करते थे, आज इन दोनों जगहों पर कोई बंगला में भाषण सुनना पसंद नहीं करता। एक जमाना था कम्युनिस्ट नेता जाते थे बंगला में ही बोलते थे, उड़िया में भी जाते थे, उड़ीसा में भी जाते थे तो बंगला में बोलते थे। लेकिन आज स्थिति है कि अगर वे उड़ीसा में जाएं और उड़िया में न बोलें तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो ही भाषा को आधार बनाया, पहचान के तौर पर भाषा को आधार बनाया, तो उसी क्षेत्र की बोले जाने वाली बोलियों और भाषाओं की उपेक्षा हुई। मसलन बंगाल में नेपाली की उपेक्षा हुई, बंगाल में उर्दू की उपेक्षा हुई, बंगाल में हिंदी की उपेक्षा हुई। जिस तरह से हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को नेशनलिटी की लैंग्वेज, भोजपुरी, अवधी, मैथिली की उपेक्षा हुई। सो नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट के आधार के साथ में भाषा का जोड़ना चीज है जो कि भाषाई विभेद और ज्यादा के बीच में समानतावादी प्रसार नहीं करता। इससे बचा जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि हमने ये मॉडल चुना समाजवादी देशों से, क्योंकि समाजवादी देशों में नेशनलिटी की प्रॉब्लम को, नेशनलिटी की लैंग्वेज की प्रॉब्लम को कैसे स्टालिन ने हल किया और वहां से हमने सीधे बोरो किया और अपने यहां इसका प्रचार प्रसार किया। और यहां पर जो लोग थे ऐसे जो सोवियत समाधान से बड़े प्रभावित थे, एक चीज भूल गए। आधुनिक काल में और खासतौर पर लोकतंत्र में भाषा और बोलियों के बीच में समानता के दृष्टिकोण की हिमायत की जानी चाहिए, उसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए, लेकिन इसे हम भूल गए। भाषावार राज्यों का गठन करते समय भी यह चूक हमसे हुई, क्योंकि वहां भाषा की राजनीति वहां पर भी काम कर रही थी।
भाषा का मतलब कम्युनिकेशन से है। भाषा का मतलब किसी भाषा विशेष के वर्चस्व से नहीं है। अगर भाषा विशेष के वर्चस्व को, भाषा विशेष की महत्ता को अंडरलाइन किया जाएगा, उस पर इंफेसिस दिया जाएगा, तो यह तय है कि इससे भाषाओं के बीच में भेद, टकराहट बढ़े। अल्पसंख्यकों की हिमायत की बात करते हैं ना, तो आप सोचिए कि बंगाल में भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी कि नहीं की जाएगी, और की जाएगी तो उनकी भाषा के बारे में क्या किया आपने। भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उन भाषाई अल्पसंख्यकों को आप किस तरह से देखेंगे? समानतावादी दृष्टिकोण से देखेंगे कि नहीं देखेंगे? एक और चीज है जो कि इस भाषा की पॉलिटिक्स से, इसमें एक पहलू वह है जो कि भाषा के साथ में कम्युनल राजनीति से जुड़ा हुआ है, और उसकी शुरुआत होती है भाषा के साथ में जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है, उसकी शुरुआत होती है मातृभाषा, और इसे मैं खासतौर पर अंडरलाइन करना चाहता हूं। संयोग की बात है, मातृभाषा में शिक्षा का नारा उन लोगों का नारा रहा है जो कि वामपंथी लोग रहे हैं। और ये जो वामपंथी लोग कर रहे, इस बात को भूल ही गए का नारा हिटलर का नारा दिया गया था, जान लीजिए आप। पसंद है ना? ये मातृभाषा में शिक्षा का नारा, इसके विचार को आपने चुनौती क्यों नहीं दी? भाषा में शिक्षा की बात एकदम अनक्रिटिकली लंबे समय तक वाम संगठनों के अगर हम इस मातृभाषा के प्रश्न को मान लें कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, पहली चीज तो यह कि ये बुनियादी तौर पर ये निर्भर करता है उस बच्चे पर जो पढ़ना चाहता है। यह निर्भर करता है उस शिक्षा पर कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था में वो जाके पढ़ना चाहता है। मसलन मैं हिंदी भाषी, और मैं जब हिंदी भाषी हूं तो मैं हिंदी भाषी होने के नाते मेरी यह इच्छा थी कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं। सो कक्षा 5 के बाद मेरा दाखला हुआ एक संस्कृत पाठशाला में, और संस्कृत पाठशाला में जब दाखला हुआ तो इस संस्कृत पाठशाला में दाखले के साथ वहां मीडियम की भाषा कौन सी थी? वहां मीडियम की भाषा थी संस्कृत। तो अगर मीडियम की भाषा संस्कृत है तो मैं अब किसमें शिक्षा लूंगा? संस्कृत मेरी मातृभाषा नहीं थी, संस्कृत आज भी मेरी मातृभाषा नहीं है। लेकिन मुझे शिक्षा किसमें ग्रहण करनी पड़ी? संस्कृत मीडियम से। तो शिक्षा के माध्यम की भाषा कौन सी होगी, यह डिपेंड करता है वह शिक्षा संस्थान में, स्कूल में बच्चा भर्ती होता है, यह सारा उस पर निर्भर करता है। लेकिन आपने पहले से ही एसेंशियली एक कॉन्सेप्ट पर जोर दिया, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
नॉम चॉम्स्की कहते हैं मातृभाषा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, भाषा परवेश में होती है, और परवेश कहां होता है? वो शिक्षा में होता है। परवेश जीवन में होता है, बाजार में होता है। क्या परिणाम शिक्षा के? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। आप ये 100 साल का अनुभव बंगाल का उठा के देखिए। बंगाल में और बंगला में शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। बंगाल का विभाजन हुआ, जब भारत विभाजन हुआ तब भी बंगाल टूटा और उसके पहले एक बार और टूटा। और मातृभाषा में शिक्षा के नाम पर जो हेजेमनी बंगला की बनाई गई, पैदा की गई, उस हेजेमनी को बाद में कालांतर में बंगला और बंगाली जाति जहां जहां थी वहां उसे चुनौती दी गई। और क्लासिक एग्जाम्पल है आसाम और उड़ीसा। सबसे ज्यादा एंगर अगर कहीं आपको बंगालियों के खिलाफ मिलेगा तो कहां मिलेगा? आसाम और उड़ीसा। और दूसरा एंगर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा? गोरखालैंड के इलाके में, क्योंकि उनकी नेपाली की उपेक्षा हुई। तो आप जो ही, मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि जो ही आप किसी एक भाषा को प्रमुख भाषा बनाएंगे और बाकी भाषाओं को आप उपेक्षित कर देंगे तो तय मानिए टकराहट होगी, भाषाओं के बीच में टकराहट होगी, विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में टकराहट होगी। और ये जो बंगला के जो भाषाई जो जोड़ था और भाषा शिक्षा का जो जोड़ था, उसका जानते हो क्लाइमेक्स क्या था? हमारा बंगाली का आंदोलन। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आने के बाद बड़े पैमाने पर हमारा बंगाली का आंदोलन हुआ और उसने जगह जगह हिंदी भाषियों पर और हिंदी भाषा पर हमले किए। और आपने हिंदी पर जोड़ दिया, हिंदी पर जोड़ दिया, उसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम कहां भोगना पड़ा हिंदी को? हिंदी भाषी क्षेत्र में। आज छत्तीसगढ़ी के लोग छत्तीसगढ़ में हिंदी को राजकाज की भाषा के तौर पर नहीं देखना चाहते, उत्तराखंड में हिंदी को राजकाज की भाषा के तौर पर नहीं देखना चाहते, झारखंड में हिंदी को नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने जो नेशनलिटी के पैराडाइम पर जो एक भाषा चुनो और उसको नेशनलिटी उसके नाम से बनाओ, भाषा के राज्य बनाने हैं तो उसके नाम से बनाओ, ये जो ही आपने पैराडाइम चुना, इसके आधार पर विकास शुरू किया, तो इसने भाषाई विभाजन और भाषाई टकराहट को और तेज कर दिया। और भाषाई एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, भाषाई सामंजस्य की जो प्रक्रिया थी, वह इससे बाधित हुई। और ये चीज अपने आप में कभी डिस्कस नहीं की गई कि भाषाओं में समानता के प्रश्न को महत्व दिया जाना चाहिए, मातृभाषा के प्रश्न को नहीं। सभी भाषाएं समान हैं, सभी बोलियां समान हैं, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा। जो विवेकवादी थे वे और जो अविवेकवादी थे वे दोनों ही एक जगह जाकर मिले, और वह कौन सी जगह थी? मातृभाषा में शिक्षा। और इसने क्या किया? इसने अननेसेसरी अंग्रेजी के खिलाफ में हेट्रेट पैदा की। भारत के विकास के लिए जितनी जरूरी हिंदी है उतनी ही जरूरी अंग्रेजी भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, बंगला भी है। एक अन्य पहलू है जिस पर कि आप लोग सोचें, वो ये कि
अगर एक ही परिवार में माता पिता की दो अलग भाषाएं हों तो बच्चा किस भाषा में पढ़ेगा? हो सकता है जैसा कि मेरे साथ हुआ, मेरी पहली पत्नी बंगाली थी, मैं हिंदी भाषी था। अब बताइए मेरे बच्चे किस भाषा में पढ़ेंगे? दो बच्चे भी हैं। कौन निर्णय लेगा? ये मातृभाषा में शिक्षा होगी या पितृभाषा में शिक्षा होगी? किस पर निर्भर करता है ये? जो एक बच्चा अवधी है और माता पिता जो है भोजपुरी और खड़ी बोली वाले हैं, यह लड़का मैथिली है बच्चा, क्योंकि वो मैथिली के परिवेश में रहता है, किसमें शिक्षा होगी उसकी? भारतीय समाज की खूबसूरती यह है कि वहां पर एक ही परिवार में बहुभाषी लोग मिल जाएंगे आपको, और ये बड़ी संख्या में है। बल्कि एक एक व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं और जानते हैं। तो जो बहुभाषी मध्य वर्ग है, बहुभाषी नागरिक समाज है, उस बहुभाषी नागरिक समाज में, बहुभाषी ग्राम्य समाज में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देना क्या उतना महत्वपूर्ण है? क्या किसी भाषा विशेष का विरोध करना उतना महत्वपूर्ण है जैसा कि अंग्रेजी के विरोध के साथ किया गया? नहीं। भाषाई सामंजस्य के विकास के लिए बेहद जरूरी है कि भाषाओं को नंबर एक जनसंख्या के आधार पर न देखा जाए, जैसे कि आदत है हम लोगों की। हिंदी करोड़ों लोग, कितने करोड़ों लोग बोलते हैं। अच्छा बताइए, जो हिंदी भाषी सूरीनाम में रहता है वो कौन सी भाषा बोलेगा? जो मॉरिशस में रहता है वो कौन सी भाषा बोलेगा? क्या भोजपुरी में शिक्षा पाना उसका संभव है? क्या खड़ी बोली हिंदी में शिक्षा पाना उसका संभव है? या जो हिंदी भाषी दक्षिण अफ्रीका में रहता है, क्या उसका हिंदी में शिक्षा पाना संभव है? नहीं। तो मातृभाषा में शिक्षा की बात अपने आप में निरर्थक हो गई। उसी तरह भाषा में वर्ण संकरत्व एक कॉमन फिनोमेना, एक सामान्य सी बात है। प्रत्येक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ रहे हैं और प्रयोग में आ रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लगातार उनका विकास हो रहा है। सैकड़ों हिंदी के शब्द हैं जो बांग्ला में इस्तेमाल होते हैं और बांग्ला के शब्द हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। सैकड़ों उर्दू के शब्द हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं और हिंदी के शब्द हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। अन्य भाषाओं में भी यही स्थिति है। सो भाषाओं में खिचड़ी, अन्य भाषाओं का सहमेल, वर्ण संकरत्व एक कॉमन चीज है। तो भाषा की शुद्धता के आधार पर क्या बात की जा सकती है, जैसा कुछ लोग करते रहे हैं कि हिंदी में सिर्फ हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या ये संभव है? आप किसी भी बच्चे को कहेंगे कंप्यूटर, तो वो समझ जाएगा कंप्यूटर का मतलब क्या है, और किसी को कहेंगे संगणक तो वो समझेगा नहीं। हमारे बीच में एक ऐसा समाज पैदा हुआ है, एक ऐसे भाषा के और खासतौर पर हिंदी भाषा के हिमायती पैदा हुए हैं जो हिंदी में सिर्फ हिंदी के शब्द देखना चाहते हैं।
यह हिंदी की पॉलिटिक्स है। हिंदी में वे शब्द भी हो सकते हैं जो हिंदी के नहीं है, वे किसी और डिसिप्लिन से आए हैं, किसी और लैंग्वेज से आए हैं। अब टेलीफोन टेलीफोन है, अब जबरदस्ती आप दूरभाष 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 करते रहिए। जो चीज भाषा के लिए सामान्य चीज, भाषा का अर्थ, भाषा की पहचान उसके जीवन में प्रयोग पर निर्भर करती है। उसके अर्थ जीवन में प्रयोग में जो जिस अर्थ में वह इस्तेमाल होती है वहां से लिए जाने चाहिए, न कि आपको अगर किसी शब्द का अर्थ लेना है या कोई पर्यायवाची शब्द लेना है तो वो आप कहां से ले रहे हैं? डिक्शनरी से। इससे बचाया जाना चाहिए। भाषा का विकास होता है सम्मिश्रण से। सम्मिश्रण की प्रक्रिया में शामिल हुए बिना नई भाषा, आधुनिक भाषा बनती ही नहीं है। हमने एक ऐसा मीडियम चुना है कि हमारी हिंदी के प्रति आस्था तो है, लेकिन हम हिंदी में सिर्फ हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। करके देख लो। हिंदी सबसे ज्यादा असंप्रेषणीय भाषा होगी, कोई समझ नहीं पाएगा उसे। अगर हिंदी को कम्युनिकेटिव भाषा बनना है तो हिंदी को अंग्रेजी के साथ में, उर्दू के साथ में, जिस भाषा के शब्द सहज रूप में कम्युनिकेशन में मदद करें उसके रूप में हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां एक वर्ग है ऐसा अब जो लगातार इस बात पर जोर देता रहा, और अभी स्थिति है कि अब एक दूसरे पैराडाइम में चले गए लैंग्वेज। अब मीडिया जो है, खासतौर पर अखबार, वो उसमें जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्द शामिल किए जा रहे हैं। मसलन बलात्कार अपने आप में एक पर्याप्त शब्द है, समझते हैं लोग, साधारण आदमी भी समझता है कि बलात्कार का मतलब क्या है। लेकिन अब बलात्कार को रेप लिखना यह एक जरूरी हो गया है, क्योंकि संपादकीय आदेश है कि कुछ अंग्रेजी के शब्दों का जरूर प्रयोग किया जाए। 100 साल में एक नया और डेवलपमेंट हुआ जिसको के कंसीडर करना चाहिए। वो डेवलपमेंट क्या हुआ कि ये जो मध्य वर्ग पैदा हुआ है, और आजादी के बाद खासतौर पर जो मध्य वर्ग पैदा हुआ है, उस मध्य वर्ग की ब्यूटी क्या है? उस मध्य वर्ग की ब्यूटी है कि वह लगातार अपनी भाषा और उसके प्रयोग से कटता चला गया है। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी का बहुत बड़ा मास्टर हो गया है, नहीं, अंग्रेजी भी उसे उतनी अच्छी नहीं आती। ये संकट बंगला के सामने भी है, ये संकट हिंदी के सामने भी है, ये संकट मराठी के सामने भी है। एक जमाने में तो बाल ठाकरे के समय, जो मराठी भाषा के सबसे बड़े दिग्गज माने जाते थे, हिमायती माने जाते थे, शिवसेना की टिकट की प्राथमिक शर्त थी कि शिवसेना की टिकट लोकसभा की उसी कैंडिडेट को दी जाएगी जो कैंडिडेट या तो हिंदी जाने या अंग्रेजी जाने। सिर्फ मराठी भाषी होने के कारण किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दी जाएगी। अब आप सोचिए, दक्षिण भारतीयों के खिलाफ में जिस पार्टी ने मराठी भाषा के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, फैनेटिक ढंग से लड़ाई लड़ी, वह पार्टी जब टिकटों का फैसला करने गई तो उसने क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया बनाया अपना लोकसभा की सीट के लिए, बाल ठाकरे के जमाने में, कि कैंडिडेट को या तो हिंदी आनी चाहिए या अंग्रेजी आनी चाहिए। सिर्फ मराठी आने के कारण उसे कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने बंगाल में, ये तो महाराष्ट्र की बता रहा हूं आपको, अब ये बंगाल की, यानी ये मातृभाषा के दो बड़े एरिया थे जहां मराठी पर बहुत जोर दिया गया और यहां बंगला पर बहुत जोर दिया गया। सो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक सर्कुलर निकाला मुख्यमंत्री के नाते, और सर्कुलर यह था कि अब आगे से जो भी सरकारी सूचनाएं, अधिसूचनाएं, सर्कुलर जारी होंगे वे बंगला में जारी होंगे। जानते हैं, इस ऑर्डर के निकलने के बाद में सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में एकदम हड़कंप मच गया। सारे क्लर्क सिर पर हाथ रख के बैठे हुए थे,
क्योंकि सारे क्लर्क बंगला में लिखना भूल चुके थे। सो पहली बार यह चीज शॉकिंग न्यूज की तरह सामने आई कि जो बंगाली अपनी भाषा पर गर्व करते थे, वे बंगाली एक सर्कुलर बंगला में नहीं लिख सकते। तो हमारे बीच में जो एक मध्य वर्ग पैदा हुआ, और जो हमारे यहां जो हिंदी भाषी क्षेत्र से जो शिक्षित मध्य वर्ग पैदा हुआ है, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से निकले हुए आईएएस ऑफिसर्स की फैमिली में जाकर देखिए, और जो शिक्षित मध्य वर्ग है उसके परिवार में बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसे देखिए। आपको पता चल जाएगा कि सामान्य से छोटे छोटे बच्चे, मेरी भी जो नातनी है परिवार में, वो हिंदी नहीं जानती। मथुरा में पढ़ती है एक स्कूल में, वो सिर्फ अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी की बात जानती है, हिंदी नहीं जानती। जो नया जो मध्य वर्ग तैयार हो रहा है पिछले 70 साल में, जो उभर के आया है सामने, वह ऐसा मध्य वर्ग है जो कि अपनी भाषा से एकदम कटा हुआ है। सतह पर कौन से आंदोलन चल रहे थे? इमोशनल उत्तेजना के लिए आपके यहां भाषा के आंदोलन चलते रहे। अंग्रेजी हटाओ, हिंदी लाओ। और पूरे 70 साल में हिंदी भाषी क्षेत्र में लखनऊ से लेकर मथुरा तक, और गोवर्धन से गोरखपुर से लेकर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल तक, जो उत्तर प्रदेश रण क्षेत्र था अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का, आज स्थिति है कि वहां मध्य वर्ग के शिक्षित परिवारों में बच्चों के साथ में सामान्य कम्युनिकेशन भी लोग अंग्रेजी में करना पसंद करते हैं। भाषा कहां मिलेगी? किताब में, मास्टर के पास। भाषा वातावरण में होती है। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जो है वो परिवेश में होती है, और परिवेश को निर्मित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा की, भाषा की, शिक्षा की, भाषा के बोलने की नहीं। आप खुश हैं कि हिंदी में 700 फिल्में बनती हैं, और हिंदी को जनप्रिय बनाने में हिंदी के सिनेमा की बहुत बड़ी भूमिका है। आप खुश हैं इस बात से, लेकिन वास्तविकता यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को ही हिंदी वाले नहीं पढ़ते। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट्स हैं, उसमें हिंदी में फेल होने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। हिंदी भाषी बच्चे किस भाषा में फेल हो रहे हैं सबसे ज्यादा? हिंदी में। बंगला में जो बच्चा साइंस में 90% से ऊपर नंबर लाता है, वह लड़का बंगला में फेल हो रहा है। वही स्थिति तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, हर भाषा भाषी राज्य में यह स्थिति है कि जो नया मध्य वर्ग पूरे ऑल इंडिया लेवल पर पैदा हुआ है, वह अपनी भाषा से एकदम कटा हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में ये बहुत ही बात रखी थी कि भाषा का जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, इस पॉलिटिक्स का एक डायमेंशन है सामाजिक अलगाव, भाषाओं के बीच में टकराहट और भाषा का सामाजिक अलगाव। और ये जो भाषा के आंदोलन जितने भी शुरू हुए, वो बंगाल में हो, मराठी में हो, हिंदी भाषी क्षेत्र में हो, ये सारे के सारे आंदोलन इस बात की अभिव्यंजना करते हैं कि भाषा का जनता से अलगाव तेज हो रहा है। हमने इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया कि भाषा का अलगाव तेज होता है, उसे कैसे रोका जाए। और खासतौर पर पिछले 200 साल में जो हमने डेवलपमेंट का मार्ग चुना है, वो कौन सा मार्ग चुना है? कैपिटलिज्म का मार्ग चुना है। सो पूंजीवादी विकास के क्रम में, वो पूंजीवादी विकास चाहे जितनी ही पुण्य मंशाओं से किया जाए, पिछले 70 साल में आप ये देखिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र में या भारत में इन जनरल भाषाएं मरी हैं या आगे विकसित हुई हैं या रिवाइव हुई हैं। आज जानते हैं वास्तविकता क्या है?
आज वास्तविकता यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर आप लैंग्वेज के मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मेडिवल पीरियड की भाषा और लेखकों को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों की वैकेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, आपको योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे। मैं दूसरों की नहीं जानता, मुझे खुद ब्रज भाषा में बहुत असुविधा होती है। मैं इतने दिन से कटा रहा ब्रज भाषा के क्षेत्र से। जब मुझे असुविधा होती है, मैं भाषा से बहुत प्यार करता हूं, मुझे भाषा बहुत अच्छी लगती है, जब मुझे यह पीड़ा हो रही है तो वे लोग जो भाषा से ऑलरेडी कटे हुए, उनकी स्थिति क्या होगी? तो भाषाओं के बीच में पॉलिटिक्स को, विचारधारा को न लाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। भाषा को विचारधारा न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए। मैं इसके लिए किसी एक को दोष या किसी एक संगठन विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। एक और भी चीज है, क्या किसी भाषा को किसी भौगोलिक बाउंड्रीज में बांध के देखा जाना चाहिए? हिंदी भाषी क्षेत्र जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं, बंगला भाषी क्षेत्र, तमिल, ये तीन का नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूं। चौथी भाषा है मलयालम और फिफ्थ है तेलुगु। ये 5 भाषा ऐसी हैं जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बोली जाती, बल्कि भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनके बोलने वाले हैं। अब आप बताइए कि क्या इसे किसी क्षेत्र विशेष की सीमा में बांध के बात की जा सकती है? जो हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, क्या गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषी लोग नहीं रहते? वे किस भाषा में काम करेंगे और किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे? क्या वे उस क्षेत्र की भाषा को सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? तो उनके जीवन व्यवहार की कौन सी भाषा होगी? जो हिंदी भाषी मुर्शिदाबाद में रहेगा, वर्धमान में रहेगा, वो उसको ये जरूरी है कि वो बंगला जाने, अगर उसे सरवाइव करना है तो। जो हिंदी भाषी मद्रास में जाके रहेगा, उसको सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो तमिल जाने। उसी तरह जो तमिल और मलयाली हिंदी भाषी क्षेत्र में आ जाएगा, उसके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वह हिंदी जाने। हिंदी का संबंध ज्योग्राफी से नहीं है, पॉलिटिक्स से नहीं है, बल्कि जीवन के अस्तित्व की रक्षा से भाषा का संबंध होता है। जो लोग अपने क्षेत्र के बाहर कभी जाएंगे ही नहीं, वह क्यों हिंदी सीखेंगे? 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कर्नाटक के, तमिलनाडु के, केरल के और दूसरे राज्यों के, जो कभी अपने राज्य के बाहर जाएंगे नहीं, तो वे हिंदी क्यों सीखेंगे? हिंदी वही सीखेगा जो हिंदी भाषी क्षेत्र में जाएगा। क्योंकि भाषा कहां मिलती है? भाषा मिलती है जीवन व्यवहार में। भाषा की जरूरत कहां पड़ती है? जब आपके जीवन के रक्षा का प्रश्न सामने उठ खड़ा होता है। आप सब्जी लेने बाजार जाएंगे, आप नहीं जानते, अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं जब कलकत्ता गया तो मेरे लिए, मैं तो सब्जियों के नाम जानता था सारे हिंदी भाषी क्षेत्र के। तो मुझे अगर सब्जियां खरीदनी है तो मुझे बंगला में उनके क्या नाम है ये जानने ही होंगे। कुछ दिन तक इशारे से बताता रहा कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लेकिन एक दिन तो मुझे ये आदत डालनी ही पड़ेगी, ये मजबूरी है मेरी। सो भाषा मुझे कहां सीखनी पड़ रही है?
क्लास में नहीं, जीवन के व्यवहार में सीखनी पड़ रही है। अगर मुझे सब्जी खरीदनी है तो मुझे उसे बोलना ही होगा कि भाई मुझे करेला चाहिए, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में तो करेला समझ जाएगा, लेकिन बांग्ला भाषी क्षेत्र में वो करेला नहीं समझेगा, उसे कहना होगा उच्छे। जिसे आप लोग घिया कहते हैं, आप घिया कहते रहिए, वो समझेगा ही नहीं दुकानदार, वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। तो भाषा आपको सीखने के लिए मजबूर होना होता है, इसलिए क्योंकि वह आपके जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है, राजनीति के लिए नहीं। इमोशनली आपको उत्तेजित करने के लिए नहीं। इसी अर्थ में चॉम्स्की ने कहा था कि प्रश्न मातृभाषा का नहीं है, क्योंकि मातृभाषा जैसी कोई चीज नहीं होती। भाषा जो है वह होती है जो कि परिवेश में होती है। और अगर मैं बंगला में जा रहा हूं तो मुझे बंगला के परिवेश में मैं प्रवेश कर रहा हूं, मैं बंगाल में रहना है मुझे, तो बंगला जाननी होगी मुझे, और मैं देर सवेर सीख जाऊंगा। ये मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तमिलनाडु में रहूंगा तो मैं तमिल भाषा सीख जाऊंगा देर सवेर। तो भाषा कहां मिलती है? भाषा मिलती है आपको, और जरूरत कहां पड़ती है? जीवन व्यवहार में अस्तित्व रक्षा के प्रश्न जब सामने खड़े होते हैं तब भाषा की जरूरत महसूस होती है। और कौन सी भाषा सबसे अच्छी होती है? जिस भाषा में आप प्यार कर सकें। जिस भाषा में आप प्रेम पत्र लिख सकें। ये नया जो मध्यवर्ग पैदा हुआ है ना, इस नई मध्यवर्ग की आयरनी जानते हैं क्या है? ये नए मध्यवर्ग के यंग लड़के लड़कियां पैदा हुए, इनकी ट्रेजिक स्थिति यह है कि इनमें से 95% से अधिक यंग लड़के लड़कियां अपनी भाषा में प्रेम पत्र लिखना नहीं जानते, प्रेम पत्र नहीं लिख सकते। तो भाषा बचेगी कैसे? भाषा बचेगी तब जब आप उसे अपने प्रेम की भाषा बनाएंगे, आप अपने कम्युनिकेशन की भाषा बनाएंगे। और कम्युनिकेशन की भाषा बनाने से भी पहले जब आप उस भाषा का पठन पाठन करेंगे, शिक्षण की भाषा बनाएंगे। भाषा बोलने से नहीं बचती खाली। अगर बोलने से बचती तो उर्दू तो बच जाती, क्योंकि गजल तो पूरा देश सुनता है। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक सब जगह जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गजल सुनने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन उर्दू का एक अक्षर नहीं जानते। गजल से हिंदी उर्दू बचेगी? सारा देश हिंदी गाने गा रहा है, लेकिन हिंदी नीचे जा रही है, लगातार नीचे जा रही है, हिंदी हाथ से निकल गई है। मध्य वर्ग के लोगों के घरों में एक नहीं 4-4 कंप्यूटर हैं और 10-10 मोबाइल हैं, लेकिन वो 5 लाइन हिंदी में इंटरनेट पर नहीं लिख सकते। हिंदी कैसे बचेगी, या कोई भी भाषा कैसे बचेगी? अब बंगाली हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बोलने से नहीं बचती। वो दृश्य माध्यमों में उसके प्रचार प्रसार से वो भाषा नहीं बचती, बल्कि वो भाषा बचती है शिक्षण से। भाषा की शिक्षा होगी तो भाषा बचेगी। अब उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था ही उठा दी आपने, तो उर्दू बचेगी कहां से? आप खुश हो लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि डिबेट की चीज है। बहुत लंबे समय तक, यहां तक कि इमरजेंसी के बाद तक, जिसे हम लोग हिंदी सिनेमा कहते हैं, उस हिंदी सिनेमा में अधिकांश फिल्मों की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जाती थी, हिंदी में नहीं। लेकिन आप तो उसे हिंदी सिनेमा कहते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं
और 1980 के बाद जो फिनोमेना आया है हिंदी सिनेमा में, वहां स्थिति यह है कि अब स्क्रिप्ट जो है वो अंग्रेजी में लिखी जा रही है, एक अच्छी खासी संख्या में, क्योंकि जो हीरो हीरोइन है वो हिंदी एकदम नहीं जानते। आप किस मुगालते में, आप इस मुगालते में कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, वास्तविकता यह नहीं है। और आप फिल्मों का इतिहास पढ़ने जाइए तो आपको पता चलेगा कि उर्दू में कितनी फिल्में बनी, 1 या 2, जबकि अधिकांश फिल्मों की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी गई, लेकिन लिखा क्या जाएगा, ये हिंदी की फिल्में सारी। भाषा के नाम पर इल्यूजन बहुत है। भाषा की राजनीति ने इल्यूजन्स बहुत दिए हैं। जैसे हिंदी का एक इल्यूजन है कि हिंदी का नेटवर्क है, हिंदी का टेलीविजन है, हिंदी का सिनेमा है, हिंदी में बोलने वाले नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब हिंदी में बोलते हैं। आपको लगेगा कि हिंदी के बिना हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता का काम नहीं चल सकता, लेकिन वास्तविकता यह है कि नीचे हिंदी पढ़ाई नहीं जाती। हिंदी को एक अच्छे विषय के तौर पर पढ़ाई नहीं जाता, बल्कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तौर पर हिंदी को देखा जाता है। कोई नहीं कहता कि गर्व से कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी में वो इनलाइटेंड भाव ही नहीं है जो अंग्रेजी में इनलाइटेंड भाव है, क्योंकि हिंदी पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो खुद भी इनलाइटेंड नहीं है। तो भाषा बचती है तब, भाषा की पहचान बनती है तब जब उसका शिक्षक इनलाइटेंड हो। बंगला आज के लेखकों को और आज के शिक्षकों को देख के कोई नहीं पढ़ना चाहता। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जमा पूंजी थी, क्योंकि वह इनलाइटेंड थे। वे तमाम बांग्ला के बड़े लेखक जो समाज सुधार के आंदोलन के वे थे, वे समाज के जागरूक लोग थे। उन्होंने भाषा के साथ अपनी पहचान को जोड़ा। और आज स्थिति है कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषी क्षेत्र में जो इनलाइटेंड व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा जागरूक व्यक्ति है, वो हिंदी में लिखना पसंद नहीं करता, हिंदी को एकदम फूटी आंख देखना पसंद नहीं करता, हिंदी में बोलना पसंद नहीं करता। तो आप हिंदी को इनलाइटेंड भाषा बनाएंगे कैसे, जब वो हिंदी में पैदा हुआ, हिंदी में बड़ा हुआ। और ज्यादा दूर क्यों जाते हैं आप खाली एक सर्वे कर लीजिए मेरे कहने से। जो सोशल साइंस में लोग पढ़ाते हैं, आप सर्वे कीजिए। जो इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ाते हैं, प्रभात पटनायक बहुत बड़े मार्क्सवादी हैं, आप पूछिए उनसे कि क्या उन्होंने 10 आर्टिकल भी उड़िया में लिखे। भाषा बचेगी कैसे? प्रभात पटनायक की मातृभाषा उड़िया है, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है। और मैं जब जेएनयू पढ़ता था ना, तो प्रभात पटनायक हिंदी बोलने वालों से नफरत करते थे। वे भी मार्क्सवादी थे, मैं भी मार्क्सवादी था। तो आपके यहां जो इंटेलिजेंसिया पैदा हुआ, जो रैशनल इंटेलिजेंसिया पैदा हुआ है, वह अपनी भाषा में लिखता नहीं है। चॉम्स्की इतने बड़े लेखक इसलिए नहीं है कि चॉम्स्की के विचार बहुत बड़े हैं, बल्कि इसलिए भी बड़े हैं कि वे अपनी भाषा में लिखते हैं। आप अभी जो टॉप 10 बड़े इंटेलेक्चुअल हैं बंगला के, आप उनके नाम उठाइए। आप उनके नाम उठाइए और देखिए कि उन्होंने बंगला में कितना लिखा है और अंग्रेजी में कितना लिखा है। तो आप पाएंगे कि उन्होंने अंग्रेजी में ढेर सारा लिखा है, बंगला में 0 लिखा है। तो भाषाएं समृद्ध कैसे होंगी? तो बंगला में जो विद्यार्थी पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जो बंगाली जाति में पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वह बंगला के साथ बंगला को पढ़ना जरूरी नहीं समझता, बल्कि उसे वह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है उसके अंदर। वही लेफ्ट फ्रंट जो मातृभाषा पर और बंगला में शिक्षा पर जोर देता था, वही लेफ्ट फ्रंट मजबूर हुआ और उसने इसको छोड़ दिया। क्योंकि लैंग्वेज की पहचान बनाने वाले लोग वे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, शिक्षक हैं, जो जिस भाषा में पैदा हुए हैं। वे ठीक है कि आप अंग्रेजी में भी लिखिए। अरे आप जगदीश चंद्र बसु से क्यों नहीं सीखते इस बात को
आप सत्येंद्र बसु से क्यों नहीं सीखते इस बात को? जगदीश चंद्र बसु ने जो काम साइंस में किया, उस काम को करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ बंगला में भी लिखा, बल्कि अनेक चीजें पहले बंगला में लिखी। आज किसी भी बड़े बंगाली साइंटिस्ट से बात कीजिए तो आप पूछिए कि आपने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है बंगला में, तो भाषा में ताकत कहां से आएगी? सद्भावनाओं से? जी नहीं। भाषा में ताकत तब आती है जब उसके जो बुद्धिजीवी हैं वो उस भाषा में लिखते हैं। और वो जो कहते हैं उसे आचरण भी करते हैं। हमारे यहां जो अभी जो बुद्धिजीवी है जो कि ये कहता है कि मातृभाषा में लिखो, मातृभाषा पढ़ो, वह मातृभाषा में खुद नहीं लिखता। तो जिसके कथनी करनी में गैप होगा वह जनता को प्रभावित नहीं कर पाएगा, उसके शब्दों में जान नहीं होगी। सो भाषा की राजनीति का एक पक्ष यह है कि ये जो इंटेलिजेंसिया पैदा हुआ, इस इंटेलिजेंसिया के कर्म और भाषा, इन दो के बीच में बड़ी खाई है। नेहरू क्यों अच्छे लगते हैं? वो हिंदी में बोलते थे, हिंदी में लिखते भी थे। गांधी हिंदी में बोलते थे, हिंदी में लिखते भी थे। हम में से अधिकतर लोग ये चीज जानने के लिए तैयार नहीं है और मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, जो लेखक कहलाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पसंद की भाषा में न लिखें। आप अपनी पसंद की, आपकी फ्रेंच हो सकती है, आपकी अंग्रेजी हो सकती है, आपकी कोई भाषा हो सकती है, आप लिखिए उसमें। लेकिन जिस भाषा में आपने जन्म लिया, जिस भाषा में आप बड़े हुए, उसके प्रति भी आपकी कोई भूमिका है कि नहीं है? कि परोपदेश को थल बहुते रे। भाषा व्यवहार से और शिक्षण से विकसित होती है, राजनीति से नहीं। आपके बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हों इससे नहीं, आपके एकदम रैशनल कॉन्सेप्ट हों इससे भी नहीं। भाषा का लक्ष्य क्या है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन। भाषा का लक्ष्य विचारधारा नहीं है। भाषा में विचारधारा नहीं होती। लेकिन पिछले 70 साल का जो अनुभव है वो ये है कि उसने भाषा के क्षेत्र में एक ऐसा यांत्रिक विभाजन पैदा किया है, एक यांत्रिक लगाव पैदा किया है। इसके चलते जो शिक्षित वर्ग है उसके और उसकी भाषाओं के बीच में एक अलगाव पैदा हो गया है। न तो वो ठीक से अंग्रेजी जानता है। अगर वो हिंदी भाषी लोग ठीक से अंग्रेजी जानते होते, अंग्रेजी में बोलने में लिखने में उतने ही इंटेलिजेंट और सक्षम होते तो बहुत अच्छी बात थी। अंतिम बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, भाषा होती है अनुभूति में। जिस भाषा को हम बोल रहे हैं उस भाषा को अगर अनुभूति के स्तर पर हम महसूस न कर सकें तो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम में से अधिकतर अंग्रेजीदा लोग, उनकी जीवन की जानते हैं दुर्दशा का एक ये बहुत बड़ा पहलू है कि वो बोलते तो हैं अंग्रेजी लेकिन फील नहीं कर पाते। भाषा का आनंद तब है जब आप उसे अंदर महसूस करें, संवेदनाओं में महसूस करें। तो ये जो भाषा की राजनीति शुरू हुई, इस भाषा की राजनीति ने हमें भाषा के साथ पक्षधर तो बनाया लेकिन एक्चुअल सेंस में भाषा से काट दिया। हमारे पास में न तो ठीक से अंग्रेजी आए, न ठीक से हिंदी आती है, न ठीक से बंगला आती है। चूचू का मुरब्बा हो गया हिंदुस्तान का मिडिल क्लास। अगर उसे ठीक से अंग्रेजी आती होती और अंग्रेजी में ही वो अपने को फील करता और
अच्छे से व्यक्त कर लेता, बहुत अच्छा था, कोई नुकसान नहीं है। तो जिस भाषा में आप फील ना कर सकें उस भाषा को न सीखें, और जिस भाषा को सीखें उसे इस तरह से सीखें कि जिसमें आप फील कर सकें, आपकी अनुभूति और संवेदनाओं के साथ में भाषा रिलेट कर सके। तभी आप एक न्यूट्रल कम्युनिकेशन की भाषा के तौर पर विकास कर सकते हैं। लेकिन आप को जब गुस्सा आता है तो आप अंग्रेजी में गालियां देते हैं और ऐसा लगता है कि आप बहुत महान हैं। मैं एक घटना, बहुत मजेदार घटना है, सुना के मैं बात खत्म करूंगा। एक मिनी बस में कलकत्ते में मैं जा रहा था, मैं तो लोग आसपास खड़े हुए थे, तो जो पास खड़े हुए लोग थे, तो एक आदमी कौनी मार रहा था दूसरे को, तो उसे परेशानी हो रही थी, जिसके कौनी लग रही थी। तो उस आदमी ने उसे धीरे से पहले अंग्रेजी में कहा, तो उसकी समझ में नहीं आया। फिर उसने उसे जोर से जो है बंगला में कहा, तो उसकी एकदम समझ में आ गया और वो भड़क गया। अब वो गुस्सा, और किस बात पे गुस्सा था सोचिए आप। তুমি আমাকে বোকা কেন বলেছো? तो उसने कहा कि मैंने पहले तो मैं अंग्रेजी में कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आई ये बात। अब हम बहुत तेज हंसी आ रही थी कि उसे इस नाराज किस बात पर है कि आपने मुझे बोका यानी मूर्ख क्यों कहा। फीलिंग इंपॉर्टेंट है, फीलिंग। इडियट कहा, उसको इडियट में शब्द तो सुन लिया उसने, लेकिन उसे फीलिंग नहीं हुई। लेकिन बोका बोलते उसके अंदर फीलिंग पैदा हुई कि बोका बोले छे। अनुभूति से रिलेट करे, और वही भाषा वैचारिक तौर पर न्यूट्रल भाषा का निर्माण करती है, और वही भाषा समाज के बीच में, विभिन्न समुदायों के बीच में एकीकरण में भूमिका अदा करती है। भारत में ये जो राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, सरकारी भाषा, नेशनलिटी की भाषा या जातीय भाषा, ये तमाम किस्म की जो कैटेगरी हैं, ये कैटेगरीज अपने आप में ये पॉलिटिकल कैटेगरी हैं। इन कैटेगरीज से बचना चाहिए, क्योंकि ये भाषा में विचारधारा की खोज करती हैं, और भाषा में विचारधारा नहीं होती। भाषा न्यूट्रल होती है, विचारधारा की दृष्टि से न्यूट्रल होती है। और जब आप विचारधारा की दृष्टि से भाषा को न्यूट्रल तौर पर देखेंगे, आप सीमा, बाउंड्रीज, ज्योग्राफी की बाउंड्रीज, इनमें बांध के भाषा को नहीं देखेंगे, तो आप भाषा के प्रति ज्यादा न्याय कर सकेंगे। कुछ लोगों ने भौगोलिक बाउंड्रीज के साथ में भाषा को बात कर देखा, कुछ लोगों ने नस्ल के साथ में बात कर देखा। हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा दिया ना, हिंदू जाति से जोड़ दिया, हिंदू धर्म से जोड़ दिया हिंदी को। और यही वह जगह थी, हिंदू हिंदू हिंदी, हिंदू हिंदुस्तान, यही वह जगह थी जहां से कम्युनल पॉलिटिक्स एंटर की हिंदी में। जबकि हिंदी का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी भाषा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी भाषा का किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। भाषा के निर्माण में धर्म विशेष के लोगों की भूमिका नहीं होती, और भाषा के निर्माण में विचारधारा विशेष के लोगों की भूमिका नहीं होती। भाषा को जनता बनाती है, समाज के सभी वर्ग अपने व्यवहार के जरिए बनाते हैं। हम पूछना चाहेंगे, ये ओम या हरिओम
या ओम नमः शिवाय इस शब्द का निर्माण किसने किया? कोई है जिसने निर्माण किया इसका? आपके बीच में भाषा के जितने भी रूप, भाषा के जितने भी शब्द प्रचलन में हैं, वे सब वे हैं जो कि जनता ने बनाए हैं। वे किसी विचारधारा, किसी धर्म विशेष ने नहीं बनाए। यह गलतफहमी है। ऋग्वेद तो जानते हैं ना, सबसे पुरानी किताब है, कोई डिस्प्यूट नहीं है ना इस पर। और ऋग्वेद जिस समय था उस समय हिंदू धर्म जिसे कहते हैं वैसी कोई चीज नहीं थी। तो ये हिंदी को हिंदू से जोड़ना, उर्दू को मुसलमान से जोड़ना, ये पॉलिटिक्स कब आई? ये पॉलिटिक्स आई तब जब हमारे बीच में फोर्ट विलियम कॉलेज आया। फोर्ट विलियम कॉलेज ने धर्म को भाषा से जोड़ा। उसके पहले तक धर्म को भाषा से जोड़ने की परंपरा नहीं थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी को हिंदुओं से जोड़ा और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ा। और हमारे जो यशस्वी स्वाधीनता सेनानी थे, उन सब लोगों ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया सब के सब एरिया, जो डिवीजन के एरिया है भाषा के बीच में, भाषाओं के बीच में विभेद के एरिया, भाषाओं के बीच में सांप्रदायिक राजनीति के एरिया, ये सारे के सारे एरिया तब दाखिल होते हैं जब भारत में ब्रिटिश शासन आता है। हमारे यहां तमाम किस्म के जो रिएक्शनरी या पुनरुत्थानवादी जो ताकतें हैं, उन लोगों ने अपने तरीके से उन फोर्ट विलियम कॉलेज की जो भाषा नीति थी उसके पहलुओं को इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने स्वाधीनता संग्राम की आड़ में इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने अलग से वैसे ही इस्तेमाल किया। कालांतर में कुछ लोगों ने अंग्रेजी विरोध के नाम पर इस्तेमाल किया। और ये तीनों ही चीजें, यानी धर्म के साथ में भाषा को जोड़ना, नस्ल के साथ में भाषा को जोड़ना और भाषाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा करके देखना या भाषाओं को जनसंख्या के आधार पर देखना, ये सारे के सारे जो पैमाने हैं, जो दृष्टि हैं, ये सारे के सारे पैमाने और दृष्टियां ये भाषाओं के बीच में टकराहट पैदा करती हैं और भाषा और जनता के बीच में निरंतर बढ़ते हुए अलगाव को दर्शाती हैं। तो हमारा तो कहना यही है कि सभी भाषाओं और बोलियों के प्रति, वो चाहे जिसे 5 लोग बोलते हैं वह भाषा भी महत्वपूर्ण है और जिसे 5 करोड़ लोग बोलते हैं वो भाषा भी महत्वपूर्ण है, और दोनों का समान स्थान है। हमारा यह तर्क नहीं होना चाहिए कि हम उस भाषा को महत्व देंगे जो भाषा 50 करोड़ लोग बोलते हैं, और उस भाषा को कोई महत्व नहीं देंगे जिसको 100 आदमी बोलते हैं। इस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, और यही वजह है कि हमारे बीच में लगातार भाषाओं का क्षय होता रहा है। भाषाओं के क्षय को रोकने के लिए जरूरी है कि भाषाओं के प्रति समानतावादी दृष्टिकोण पैदा किया जाए, सभी बोलियों और भाषाओं को समान माना जाए। और ये जो विशिष्ट कैटेगरी बनाई हुई है ना कि राष्ट्रीय भाषाएं, सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं और सभी बोलियां राष्ट्रीय बोलियां हैं, ये संविधान में जो ये पेच है, ये पेच निकाला जाना चाहिए। संविधान की दृष्टि से अगर समानता का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है तो भाषाओं के क्षेत्र में भी समानता का दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए। वरीयता या प्राथमिकता के आधार पर भाषाओं को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। भाषाओं में कोई भाषा श्रेष्ठ या कोई भाषा वरीयता प्राप्त नहीं है, सभी भाषाएं समान हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। तो भाषा विभाजन की शुरुआत और भाषा के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत कहां से होती है?
आधुनिक काल में इसकी नींव कहां पड़ती है? आधुनिक काल में नींव पड़ती है इसकी संविधान में, जो भाषा नीति का अभाव है वहां से। हमारे यहां की भाषा नीति ही नहीं है, और भाषा नीति के अभाव में आप अपने यहां भाषाओं को समान रूप से नहीं देखते। और यही वजह है कि हमारे यहां जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वे अपने एजेंडे को, भाषा संबंधी एजेंडे को आसानी से हाईलाइट करके ऊपर ले जाती हैं, और सभी राजनीतिक दल उनके दबाव में होते हैं। लेफ्ट भी उनके दबाव में होते हैं, राइट भी उनके दबाव में होते हैं। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि संविधान में सैद्धांतिक तौर पर और व्यवहार में इस बात को लागू किया जाए कि सभी भाषाएं समान हैं। आपने ऐसा नहीं किया। आपने लिंक लैंग्वेज के नाम पर कम्युनिकेशन की सरकारी भाषा के लिंक लैंग्वेज के नाम पर हिंदी पर सबसे ज्यादा खर्चा किया, जो ठीक नहीं है। सभी भाषाएं उतने ही खर्चे की हकदार हैं। लेकिन आप नहीं करते। तो भेद कहां से शुरू हो रहा है? भेद का गोमुख कहां है? भेद का गोमुख है हमारा जो संसदीय जो ढांचा चलाने वाला जो संविधान है, उस संविधान के अंदर भाषाओं के प्रति भेद पूर्ण दृष्टि है। उस दृष्टि को निकाला जाना चाहिए। वो है ना, अनुच्छेद है ना, अलग अलग बने हुए। इस अनुच्छेद में भाषा शामिल होगी कि नहीं होगी, तो राजभाषा के जो तमाम अनुच्छेद बने हुए इस एकदम निकाले जाने चाहिए। हमें किसी विशेष भाषा की जरूरत नहीं, सभी भाषाओं की जरूरत है। अरे कोई व्यक्ति ब्रजभाषी है तो ब्रजभाषा में लिखेगा चिट्ठी, दिक्कत क्या है केंद्र सरकार को जवाब देने में? अगर कोई तमिलनाडु से तमिल में चिट्ठी लिखता है तो दिक्कत क्या है जवाब देने में? कोई गोरखाली में लिखता है तो दिक्कत क्या है जवाब देने में? संथाली में लिखता है तो दिक्कत क्या है जवाब देने में? आप क्यों यह कहना चाहते हैं कि हम त्रिभाषा फार्मूला ही लगाएंगे? त्रिभाषा फार्मूला विभाजन का फार्मूला है। यह डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने वाला फार्मूला, यह डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने वाला फार्मूला नहीं है। अभी तो आप एक साधारण सा काम नहीं कर पाए ना कि केंद्र सरकार को हिंदुस्तान के लोग अपनी भाषा में चिट्ठी लिख सकें और उसका जवाब पा सकें। आप यह व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आप पूछ तो सकते हैं ना कि जिन भाषाओं को आपने अपनी कैटेगरी में शामिल नहीं किया है, राजभाषा की कैटेगरी में, क्या उनके इतर भाषा में लोग चिट्ठी लिखेंगे तो आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? उन भाषाओं पर खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? आप नहीं करते। आप नहीं करते। आप उत्तर प्रदेश सरकार का ही बजट उठा के देखिए, आप जाके देखिए कि पूछिए कि अवधि पर वो कितना खर्च करते हैं, ब्रजभाषा पर वो कितना खर्च करते हैं, और बुंदेलखंडी पर कितना खर्च करते हैं, और खड़ी बोली हिंदी पर कितना खर्च करते हैं। और यह पता कीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भाषाभाषी कौन लोग हैं। सिर्फ इतना पता कीजिए कि अवधि कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, ब्रजभाषा कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, बीए और एमए के स्तर पर, जहां से लोग स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेकर निकल सकें। छोड़ दीजिए उर्दू को, वो मुसलमानों की भाषा नहीं, छोड़ दीजिए उसे। लेकिन आप तो ये तुलसीदास की भाषा का भी सम्मान नहीं करते। आप कबीरदास की भाषा का भी सम्मान नहीं करते कि वो भोजपुरी में लिखते थे कि भोजपुरी के पठन पाठन की प्रॉपर व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में हो। तो हमारा जो सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उन लोकतांत्रिक सरकारों के चिंतन का एरिया लैंग्वेज और लैंग्वेज से जुड़ा हुआ संसार नहीं है। और यही वह जगह है जहां से के सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर बजट एलोकेशन के टाइम आपको अवधि याद नहीं आती, भोजपुरी याद नहीं आती, मैथिली और हिंदी याद नहीं आती, बुंदेलखंडी याद नहीं आती, खड़ी बोली हिंदी याद नहीं आती, आपको सिर्फ हिंदी ऑफिसर याद आते हैं। खाली हिंदी का माने हिंदी ऑफिसर, हिंदी का माने एक अनुवाद की भाषा। अब हिंदुस्तान में हिंदी को सिर्फ एक
अनुवाद की भाषा का दर्जा प्राप्त है, और यह हिंदी का अवमूल्यन है, हिंदी का विकास नहीं है। इसलिए अगर हम डिवीजन को सचमुच में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसे सत्ता के शिखर से क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है, सभी भाषाओं और बोलियों को समान माना जाए और सभी के लिए समान रूप से संसाधन दिए जाएं, संसाधन आवंटित किए जाएं, उनके पठन पाठन की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों को यह पूरा हक है कि वो जाने कि उत्तर प्रदेश में जो भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे वो अवधी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उनके पठन पाठन की व्यवस्था विश्वविद्यालय से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक होनी चाहिए। अवधी पढ़ने के लिए लोग कहां जाएंगे? कनाडा जाएंगे? मैथिली पढ़ने के लिए लोग कहां जाएंगे? विद्यापति कहां पढ़े जाएंगे? शिकागो में पढ़े जाएंगे। अब भाषा का डिस्क्रिमिनेशन सत्ता के शिखर से शुरू होता है, नीचे से नहीं। नीचे तो उसे जस्ट गेम की तरह इस्तेमाल करते हैं, खेल है वो उनके लिए। सो भाषा की दुनिया अगर बनानी है तो पहले ऊपर शिखर पर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि वे भाषा में सभी भाषाओं को समान माने, और ये इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा हो। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के जरिए चीजें आनी चाहिए। ये बजट में आवंटन होना चाहिए, शिक्षा में आवंटन होना चाहिए। आप यूजीसी का रिकॉर्ड उठा के देखिए पिछले 50 साल का। यूजीसी ने मैथिली के लिए कितनी लेक्चरर पोस्ट दी है और अवधी के लिए कितनी दी है, ब्रजभाषा के लिए कितनी दी है। गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा, जायज है गुस्सा। भाषाओं की उपेक्षा कोई और नहीं, ये हिंदी भाषी लोग कर रहे हैं जो कि सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, जिन्हें आप नरेंद्र मोदी, योगीराज, कमलापत त्रिपाठी, लालू यादव इनके रूप में जानते हैं आप। राजनीति के लिए भाषा डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा एरिया है, क्योंकि भाषा आपके व्यक्तित्व को, आपकी पहचान को बनाने में भूमिका अदा करती है, आपको सचेत बनाने में भूमिका अदा करती है। तो पहली जरूरत है कि आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए, और भाषा छीनने के लिए जरूरी है कि भाषा के संसाधन ही मुहैया न कराए जाएं। और यही वजह कि 70 साल में भाषा के विकास के संसाधन ही हिंदुस्तान में मुहैया नहीं कराए गए। और अब हम गुलामी का महाआख्यान पढ़कर सुना रहे हैं सबको। नरेंद्र मोदी क्यों बड़े नेता हैं? क्योंकि वह हिंदी बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदी के लिए क्या किया? कभी हिंदी में मिनट्स लिखे गए कैबिनेट के? नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदी लिखना नहीं जानते। नरेंद्र मोदी गुजराती में लिखते तो अच्छा लगता मुझे। नरेंद्र मोदी की मातृभाषा नेचुरल लैंग्वेज गुजराती है, हिंदी नहीं। हम इल्यूजन में रहते हैं, हम एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज के इल्यूजन में रहते हैं। नरेंद्र मोदी की हिंदी कृत्रिम भाषा है, वो नेचुरल भाषा नहीं। नेचुरल उनकी गुजराती भाषा है। खड़ी बोली हिंदी यूपी के मुख्यमंत्री की नेचुरल भाषा नहीं है, उसकी नेचुरल भाषा है कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिए, नेचुरल ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिए, नेचुरल ढंग से पेश आना चाहिए। राजनीति को नेचुरल ढंग से देखा जाना चाहिए। जो भाषा में जो विभाजन आया, भाषा में जो आइडियोलॉजी आई, वो आइडियोलॉजी और विभाजन और जो भाषा की उपेक्षा, ये ऊपर से शुरू हुई और नीचे उसे हमारे जीवन में फैला दिया गया। और अब हम दूसरे गैर जरूरी भाषा के प्रश्नों पर उलझे हुए हैं। सिर्फ एक सामान्य से संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हुआ। वो ये कि सभी भाषाएं समान और सभी बोलियां समान है। सिर्फ एक चीज, ये एक लाइन शामिल कर दी जाए और बाकी जो लैंग्वेज संबंधी प्रावधान है वो हटा दिए जाएं और सिर्फ एक भाषा नीति बनाई जाए। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग लोकतंत्र में तो रहें, लेकिन गुलाम की तरह रहें।
और यही वह जगह है जहां से कि भाषा के द्वंद्व शुरू होते हैं, भाषा की टकराहटें शुरू होती हैं। इनसे निकलने के लिए जरूरी है कि यह दबाव पैदा किया जाए अपने अंदर भी और बाहर भी, कि भाषा को हम लोग सीखें, भाषा को हम महसूस करें, भाषा का हम इस्तेमाल करें, लेकिन भाषा को हम संविधान का हिस्सा और भाषा नीति को हमारी संविधान की नीति का हिस्सा बनाएं। और यही हमारी जरूरत है। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।